हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नाइस एकेडमी बाय नदीम सर यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं M1R5 ओ लेवल का फर्स्ट पेपर आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स की इस कंप्लीट सीरीज में। चैप्टर नंबर 2 है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसकी ये क्लास पार्ट 7 है। आज ये टोटल क्लास हमारी 15वीं क्लास चल रही है। अगर आप ट्रिपल सी और ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज की क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, आपको फाइल्स एंड फोल्डर का मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है। जब आप अपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल्स बनाते हैं तो उनको कैसे मैनेज किया जाता है, ठीक है, फाइल्स कैसे बनाते हैं, फोल्डर्स कैसे बनाते हैं, उन्हें सही ढंग से कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि जरूरी इंफॉर्मेशन आप स्टोर आसानी से कर सकें। अपने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए, उसे ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए, उसे आसानी से एक्सेसिबल आप बना सकते। देखिए, जैसे सपोज आपने अगर नोट्स बना रहे हैं तो मान लीजिए आप इसका एक फोल्डर बना सकते हैं क्लास नोट्स। अब क्लास नोट्स फोल्डर के अंदर इसमें सारे नोट्स होंगे। अब आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं अलग अलग, सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 2 है ना, सब्जेक्ट 3 है। तो ये इनके नाम के हिसाब से अलग अलग तीनों सब्जेक्ट के आप फोल्डर बना लें। तो जो सब्जेक्ट 1 के नोट्स हैं वो इसके अंदर रखें, जो 2 के हैं वो इनके अंदर रखें। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को क्या कर सकेंगे, ऑर्गेनाइज कर सकेंगे। अब मान लीजिए आपका जो सब्जेक्ट 1 है वो है हिंदी और जो सब्जेक्ट 2 है वो है इंग्लिश। आपने क्या करा, हिंदी वाले जो है इसमें डाल दिए इंग्लिश में और हिंदी के। तो आपका जो डेटा है वो आपको आसानी से मिल नहीं पाएगा, उसे आप आसानी से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो बहुत अच्छे से हमें फाइल्स को, फोल्डर को मैनेज करना चाहिए, ठीक है। देखिए, ड्राइव होती है कंप्यूटर के अंदर। ड्राइव एक ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट है जो हमारे डिजिटल डेटा को स्टोर और रिट्रीव करने में हमारे काम आता है। देखिए, डेटा को स्टोर करने का मतलब है डेटा को ये सेव करके रखेगा, ठीक है। आप अपना डेटा, जैसे फोटो है, कोई फाइल है ना, कोई भी पीडीएफ है, तो उनको डेटा को कहाँ स्टोर कर रहे हैं आप, कंप्यूटर की ड्राइव के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। जिसे बेसिकली ये हार्ड डिस्क होती है ना, या एसएसडी हो सकती है। यहाँ पे लिख रहा है हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी, डीवीडी, पेन ड्राइव। अब रिट्रीव करने का मतलब होता है कि उस डेटा को आप यूज करना चाह रहे हैं, उसे ओपन करने के लिए आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो जो हार्ड डिस्क ड्राइव है इसकी फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव, और जो एसएसडी है इसकी फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। एंड डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ। पेन ड्राइव की, पीडी की फुल फॉर्म होती है पेन ड्राइव, है ना। हर ड्राइव का अपना एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है कि वह कितना डेटा स्टोर कर सकता है। जैसे अगर हम कहें कि जो यहाँ पे डीवीडी है, एक होती है हमारी सीडी, तो सीडी के अंदर 700 MB डेटा आता है, वहीं डीवीडी के अंदर 4.7 GB डेटा आ जाता है, ठीक है। पेन ड्राइव बेसिकली 2 GB से लेके और 128 GB, ऊपर 256 GB तक के मार्केट में अवेलेबल है। देखिए, हर ड्राइव का अपना एक स्टोरेज कैपेसिटी होगा, उसकी एक स्पीड होती है जो डेटा को क्या करती है, मैनेज करने में हमारी मदद करती है। देखिए, जो ड्राइव है वो हमारे दिस पीसी वाले आइकन पे आप जब क्लिक करेंगे अपने माई कंप्यूटर में, ठीक है, तो यहाँ पे ड्राइव्स आपको दिखाई जाएंगी। जो सबसे पहली ड्राइव होती है सी ड्राइव, इसके अंदर हमारी जो विंडोज है वो इंस्टॉल होती है। जैसे विंडोज 7 है, 8 है, जो भी आपने विंडोज अपने कंप्यूटर सिस्टम में डाल रखी है 11 तक, वो यहाँ दिखेगी। देखिए, इस ड्राइव के साथ यहाँ पे आइकन भी बन के आ रहा है विंडोज का। ये लोकल डिस्क EF, आप अपनी मर्जी से जितने चाहे उतने इसके पार्टीशन बना सकते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, हम पार्टीशन कहते हैं, है ना, या ब्लॉक कह सकते हो, या इसके मतलब सिंपल सा है, ड्राइव भी कहते हैं ना, कि ड्राइव है, ये ड्राइव पार्टीशन ही होते हैं बेसिकली। एक सपोज पूरी ये हार्ड डिस्क है, इसमें से हमने 4 पार्टीशन करे, इस तरीके से 4 पार्ट कर दिए। ये वाला विंडोज के लिए रन दिया, ये सी बना दिया, ये डी बना दिया और ये ई बना दिया। तो अलग अलग 4 पार्टीशन बना दिए, है ना। जैसे एक घर होता है, दो भाई जब बंटवारा हो जाता है तो वो बीच में पार्टीशन लगा देते हैं, है ना, इस तरीके की दीवार। तो एक भाई का घर इधर हो जाएगा, एक भाई का घर इधर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये ड्राइव को हम टुकड़ों में, पार्टीशन में, है ना, डिवाइड कर लेते हैं, ताकि हम मान लीजिए जैसे ये है, इसके अंदर इमेज रख रहे हैं, है ना, इसके अंदर वीडियो रख रहे हैं, इसके अंदर सॉफ्टवेयर रख रहे हैं, गेम्स रख रहे हैं। तो अलग अलग ड्राइव में आप अलग अलग डेटा को स्टोर कर सकते। अब फोल्डर क्या होता है, देखिए फोल्डर एक कंटेनर है। फोल्डर क्या है, हमारा एक कंटेनर है, एक बॉक्स होता है ना। उस बॉक्स के अंदर आप अपना सामान रखते हैं, जिसमें हम क्या रखते हैं, इसके अंदर हमें फाइलें या दूसरे सब फोल्डर हम रख सकते हैं। एक फोल्डर के अंदर जो दूसरा फोल्डर बनता है
उसे हम क्या कहते हैं, सब फोल्डर कहते हैं, फोल्डर का फोल्डर। ठीक है, फोल्डर शुरू में खाली हो सकता है जब हम नया फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, तो न्यू फोल्डर जब आप बनाते हैं तो वो क्या होता है, एम्प्टी होता है, खाली फोल्डर होता है। उसके अंदर आप अंदर और सब फोल्डर बना सकते हो या ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हो। हर फोल्डर का एक अपना यूनिक नेम होता है, उसका साइज होता है, उसे पहचान करने में मदद मदद होती है। तो ये जो नया फोल्डर बनाते हैं इसकी शॉर्टकट की है, अगर आप डायरेक्टली बनाना चाहें तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन इसकी शॉर्टकट की रहती है, आप इसको प्रेस करके नया फोल्डर बना सकते हैं। ठीक है, और अगर फोल्डर का नाम चेंज करना हो, जैसे यहाँ पे ये फोटोज बना रखा है, इस फोटोज को हमें चेंज करना है, तो फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए शॉर्टकट की यूज होती है F2। ये होती है रीनेम करने के लिए, फोल्डर का नाम चेंज करना या फोल्डर के नाम को रीनेम करने के लिए हम शॉर्टकट की यूज करते हैं F2। और नया बनाना है, नया फोल्डर बनाना है, तो हम यूज करते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। दो इंपॉर्टेंट फोल्डर से रिलेटेड ये शॉर्टकट की आपको याद रहनी चाहिए। अब देखिए, अगर आप फोल्डर बनाना चाहते हैं डेस्कटॉप पे तो कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन पर राइट क्लिक करिए, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करिए, आप यहाँ पे पॉपअप मेन्यू आ जाएगा, यहाँ पे न्यू का आइकन आएगा, न्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे फोल्डर का आइकन आ जाएगा। आप यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लास नोट्स है, तो अपने क्लास नोट्स नाम का एक फोल्डर बनाया, इस पे डबल एंटर करेंगे तो इसके बाद में ये फोल्डर आपका खुल जाएगा। अब इसके अंदर अलग अलग आप और फोल्डर बना सकते हैं, जैसे मैं से फिर से न्यू पे जाऊंगा, फिर फोल्डर बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने बना लिया सब्जेक्ट 1। ठीक है, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदी सब्जेक्ट। अब मुझे दोबारा से फोल्डर बनाना है तो मैं शॉर्टकट की का यूज कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन दबाया, नया फोल्डर आ गया। यहाँ पे मैंने लिख दिया मैथ सब्जेक्ट। ठीक है, एक और बनाना है तो आप यहाँ पे बना सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट, जो भी है। आपको गलती से जो ये हिंदी सब्जेक्ट है इसका नाम आपसे गलत हो गया है, तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, इस फोल्डर को, है ना, आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, इस फोल्डर को आप ओपन कर सकते हैं, नई विंडो में ओपन कर सकते हैं, यहाँ से इसे कट कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। अगर इसे एक जगह से इस फोल्डर को दूसरी ड्राइव में ले आना है, दूसरी जगह पे, है ना, पेन ड्राइव में डालना है तो कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से डिलीट करना चाह रहे हैं तो कट कर दें, दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगा। और ये गलती से बन गया है तो डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आ रहा है रीनेम, तो यहाँ से इसे रीनेम कर सकते हैं। तो रीनेम करने के लिए आप जैसे इसे रीनेम करोगे, हिंदी की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइंस का सब्जेक्ट है ये। आपको अगर ये फिर से रीनेम करना तो आप F2 डायरेक्ट F2 शॉर्टकट की दबा के भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये फिर से वापस हिंदी कर दी, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फोल्डर कैसे बनते हैं। अब देखिए, अगर आपको नई फाइल बनानी है तो आप यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, है ना, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अगर नोटपैड की फाइल बनानी है तो टेक्स्ट फाइल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल बनानी है तो आप यहीं से बना सकते हैं। मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक फाइल बनाता हूँ, और इसमें फाइल में मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। ठीक है, कि ये जो हमारा है इसके अंदर इंग्लिश के नोट्स हैं। क्या है, इंग्लिश के नोट्स हैं, इंग्लिश नोट्स। अब देखिए ये जो फाइल्स है, अब ये फाइल बाहर अलग पड़ी हुई अच्छी नहीं लग रही। अब इंग्लिश के नोट्स हैं तो वो इंग्लिश के फोल्डर में ही होने चाहिए, है ना। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके पास 4 डब्बे हैं या 3 डब्बे हैं, एक इंग्लिश वाला डब्बा है, एक हिंदी का, एक मैथ का। तो जो इंग्लिश का सामान है वो इंग्लिश वाले डब्बे के अंदर हो, तो आप इसे यहाँ से क्या करेंगे, इस तरीके से उठा के यहाँ डाल सकते हैं इस डिब्बे के अंदर। ये देखिए इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे पहुंच गया, है ना। हिंदी खाली पड़ा हुआ है और मैथ भी खाली पड़ा हुआ है। तो आप इस तरीके से हर एक फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइलों को मैनेज कर सकते हैं। अब फाइल क्या होती है, फाइल को पढ़ लेते हैं। देखिए, फाइल एक डेटा की कलेक्शन होता है। फाइल क्या होता है, डेटा का कलेक्शन होता है। अब डेटा क्या होता है, डेटा बेसिकली जो हम लिखते हैं, है ना, रो डेटा कहते हैं इसे। अब ये डेटा चाहे नंबर्स हो सकते हैं ना, 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 9 तक, या ये ABCD में कुछ भी लिखा हुआ इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो कंप्यूटर सिस्टम में यूजर या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को यूज करते हैं और उसको स्टोर करते हैं, वो सारा डेटा हो जाएगा यहाँ पे। फाइल्स को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपको फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है, आप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा उसकी मदद से आप बना सकते हो। जैसे हमने अभी नोटपैड की फाइल बनाई या आपने MS वर्ड की फाइल बनाई, तो आप MS वर्ड एप्लीकेशन को ओपन करके भी वहां से बना सकते हो, या राइट क्लिक करके डायरेक्टली भी बना सकते हो। तो कोई अगर आपका फाइल का नाम होता है ना, तो फाइल का नाम होगा, ठीक है, पहले क्या होता है, फाइल का नेम होता है, उसके साथ में एक डॉट लगा हुआ होगा, उसके बाद में यहाँ पे एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन मैंने बताई थी पिछली वीडियोस में कि एक्सटेंशन जो होता है ये फाइल का एक प्रकार होता है। क्या होता है, फाइल का एक प्रकार होता है जिससे हम उस फाइल को आसानी से पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट नाम का हमने फाइल बनाया, और इसका जो एक्सटेंशन है वो डॉट डॉक है। ये रिपोर्ट क्या है, फाइल का नाम है, और यहाँ पे एक्सटेंशन है डॉक एक्स। अब डॉक एक्स का मतलब क्या है, डॉक का मतलब होता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट, और ये जो एक्स है इसका मतलब है कि ये 2010 से ऊपर वाले
वर्जन में बनी हुई है। एमएस वर्ड के अंदर 2007 से पहले आता था खाली डॉक, है ना, डॉक्यूमेंट फाइल। बाद में 2010 के बाद में जितने भी आए उसके अंदर एक्स लगा दिया, डॉक एक्स, ठीक है। यहाँ पे फोटो है डॉट जेपीजी, तो ये जेपीजी फाइल है। डेटा एक्सएलएस, ये एक्सेल शीट है। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर के नाम से जब फाइल हम बनाते हैं तो उसके साथ में उसकी एक्सटेंशन होती है, जिससे हम उसे क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। मैंने इस वीडियो के लास्ट में आपको बहुत सारी एक्सटेंशंस और उनके फुल फॉर्म्स बताए हैं, आप उनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये फाइल का एक्सटेंशन जो है एक नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ट्रिपल सी हो, ओ लेवल हो, तो एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो उसको बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिए। और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखिए यहाँ पे कुछ मैंने फाइल्स दी हैं, जैसे जेपीजी फाइल होती है, तो जेपीजी फाइल इमेज फाइल होती है, ये MP4 फाइल है ना, ये पीडीएफ फाइल है, ये आईएसओ फाइल है, ये टेक्स्ट फाइल है, और ये वर्ड की फाइल है, फिर से ये गिफ फाइल, फोटोशॉप की फाइल, और ये जिप फाइल। देखिए जिप फाइल जो होती है ये कंप्रेस्ड फोल्डर होता है ना। इसमें जैसे अगर आपको सपोज 10 फोटो एक साथ भेजने हैं तो 10 बार सिलेक्ट करने पड़ते हैं। आप क्या करो, इस 10 फोटो का एक फोल्डर बनाओ और उसे जिप फोल्डर बना दो, कंप्रेस्ड कर दो, तो वो एक साथ एक ही बार में ये एक काउंट होगा, फिर है ना, इसके ऊपर जिप लग जाती है, कंप्रेस्ड हो जाता है। देखिए एक्सटेंशन बेसिकली क्या होता है, फाइल का एक्सटेंशन मैंने अभी अभी ऊपर बताया आपको। ये तीन, मिनिमम 3 लेटर्स का या 4 लेटर का एक कोड होता है जो फाइल के अंत में जोड़ा जाता है, और इसे हम डॉट से सेपरेट करते, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि ये क्या था, रिपोर्ट, है ना, ये क्या है, रिपोर्ट फाइल का नाम है, और इसके लास्ट में डॉट से हम क्या सेपरेट कर रहे थे, ये डॉक। अब ये 3 अक्षर का डॉक है और इसके अंदर एक्स लग गया तो ये 4 अक्षर का हो गया, ठीक है। ये दर्शाता है कि ये जो फाइल है ये डॉक्यूमेंट टाइप की है, इसका प्रकार बताता है। फाइल एक्सटेंशन को हम फाइल सफिक्स या फाइल नेम एक्सटेंशन भी कहते हैं। सफिक्स क्या होते हैं, वह शब्द या वर्ड जो किसी वर्ड के लास्ट में जोड़े जाते हैं, वो हमारे सफिक्स कहलाते हैं, ठीक है। तो फिर ये फाइल नेम के लास्ट में जोड़े जा रहे हैं इसलिए सफिक्स कहलाएंगे, अगर पहले जोड़े जा रहे होते तो प्रीफिक्स कहलाते हैं। एक्सटेंशन की मदद से आप कंप्यूटर ये पहचान लेता है कि इस फाइल को खोलने के लिए उसे कौन से सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई डॉक फाइल है, ठीक है, अगर ये कोई टेक्स्ट फाइल है तो वो इसे नोटपैड में ओपन करेगा, है ना। अगर कोई एक्सएलएस फाइल है तो वो इसे एक्सेल में ओपन करेगा, और अगर कोई MP3 फाइल है तो वो उसे ऑडियो प्लेयर में, है ना, जेपीजी फाइल है तो इमेज प्लेयर में। तो इस तरीके से वो अलग अलग के सॉफ्टवेयर को, रेलिवेंट सॉफ्टवेयर में उसे ओपन कर देगा फाइल। ठीक है, ये डॉट टीएक्सटी फाइल टेक्स्ट फाइल का एग्जांपल है, यहाँ पे ये डॉक फाइल का एग्जांपल है, ये जेपीजी फाइल का, है ना। इनके लोगो इस तरीके से बन के हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देते हैं। पीडीएफ फाइल है, ये हमारी ऑडियो वीडियो फाइल है, ब्रुशेस फाइल। तो अलग अलग फाइल आप देख सकते। देखिए कुछ इंपोर्टेंट एक्सटेंशन और उनसे जुड़े कुछ सॉफ्टवेयर के नाम से, ये कुछ आपको थोड़ा सा थियोरटिकल लगेगा, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपकी लाइफ में काम में आएगा, तो आप इसे बहुत अच्छे से याद करना। देखिए डॉट डॉक, तो डॉक का मतलब है डॉक्यूमेंट, और जो 2007 के बाद में आए हैं वो क्या हो गए, डॉक, डॉक एक्स हो गए। तो ये वर्ड की फाइल होती है और बेसिकली डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज होते हैं, जो टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट हो। ये एक्सएलएस है ना, एक्सेल स्प्रेड शीट या एक्सेल की शीट, इसके लिए यूज किए जाते हैं। पीपीटी जो है, बहुत ज्यादा नाम सुना होगा आपने पीपीटी, तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। एमडीबी फाइल होती है, ये एमएस एक्सेस में डेटाबेस फाइल के लिए यूज की जाती है। MP3 जो होती है, गाने, है ना, ऑडियो फाइल्स के लिए यूज की जाती है। डॉट डेट फाइल होती है, ये वीडियो फाइल्स होती हैं। जेपीजी, जेपीजी और टिफ, ये सब पिक्चर्स फाइल के फॉर्मेट है। डॉट बीएमपी, बिटमैप पेंट, जो MS पेंट के अंदर आप फाइल बनाते हैं, बिटमैप इमेज होती है, कॉम्पेटेबल लिखा हुआ ना MS पेंट। ये फाइल होती है ग्राफिकल इंटरचेंज, ये जो हमारे एनिमेटेड गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग के मैसेज आते हैं, ये उनकी फाइल होती हैं। और PNG के अंदर हम ट्रांसपेरेंट इमेज बनाते हैं, जैसे ये मैंने लोगो का ट्रांसपेरेंट इमेज बना रखा है, आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं विदाउट बैकग्राउंड। देखिए यहाँ पे कुछ ये एक्सटेंशन है डॉट वेब, तो ये वेब फाइलों के लिए होती है। वेब फाइलें होती है हमारी ऑडियो फाइल, जैसे मोबाइल फोन में रिंगटोन, साउंड इफेक्ट, है ना। HTML जो होता है ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, जो हम वेब पेज बनाते हैं, कोई भी वेबसाइट जो भी बनती है उसके अंदर ये HTML पेज ही जुड़े होते हैं। HTML की फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है, ये होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। PSD जो फाइल होती है वो फोटोशॉप के डॉक्यूमेंट की फाइल होती है,
एडोब फोटोशॉप के अंदर आप उसको एडिट कर सकते हो। CDR जो फाइल होती है ये कोरल ड्रा एक ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें बनी हुई ग्राफिक डिजाइन की फाइल होती है। RTF मैंने आपको बताया था, ये वर्ड पैड की फाइल होती है ना, और ये होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, वर्ड पैड के द्वारा बनाई गई फॉर्मेटेड टेक्स्ट फाइल होती है। PDF बहुत ज्यादा यूज में आने वाली फाइल है। इसकी फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को आप सेफ तरीके से कहीं भी शेयर कर सकते हैं, है ना, जिसमें लेआउट जो है वो फिक्स रहेगा, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकता। दूसरी चीज, आप इसे कहीं भी ओपन कर सकते हैं, मोबाइल फोन में, लैपटॉप में, टैबलेट में, व्हाट्सएप पे, मतलब हर जगह ये पोर्टेबल है, आसानी से इसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। देखिए ये कुछ और फाइल है ना, MP3 है, MPA, GWMB, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हो। देखिए कुछ MP3 का जो लोगो है वो इस तरीके के दिखाई देते हैं, ये मिडी का है, ये MP3 का है, डॉट वेव का है, ठीक है। जिप फाइल होती है, तो जिप कंप्रेस्ड फाइल को हम सबसे कॉमन कंप्रेस फाइल का फॉर्मेट है जिप। अगर कोई .7z बना हुआ है तो ये 7zip एक सॉफ्टवेयर आता है जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसे आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये 7zip के द्वारा बनाई गई हाई कंप्रेशन फॉर्मेट होता है, और ये फ्री में आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, इसे डाउनलोड कर लेना। एक विन .rr होता है, रार फाइल है ना, रोशल आर्काइव विन RR सॉफ्टवेयर, इसके द्वारा बनाया गया कंप्रेस्ड आर्काइव होता है। एक .z फाइल होती है, जेड कंप्रेस फाइल, ये यूनिक सिस्टम में इस्तेमाल होने वाला पुराना कंपैरिजन फॉर्मेट है। तो इन कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट का यूज करके आप डेटा को क्या कर सकते हो, कंप्रेस्ड कर सकते हो, और स्टोरेज को ट्रांसफर करने में आसानी होती है, कोई फाइल मिस नहीं होती है। इस फोल्डर के अंदर जितनी भी आपने फाइल्स डाली हैं वो सारी की सारी सामने पहुंच जाएंगी। अगर आपके पास 1000 फाइल्स आपको भेजनी है मेल के द्वारा, है ना, तो आप उसका एक कंप्रेस फोल्डर बना लें, और आसानी से उसे सेंड कर सकते हैं। ये देखिए सबसे ज्यादा यूज में आने वाला 7zip है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ना। इसके अलावा जिप ये वाला भी यूज होता है, ये विन RR का है। तो आप अलग अलग तरह के जिप सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं। देखिए कुछ एग्जीक्यूटेबल फाइल होती हैं जैसे .bat, ये बैच फाइल होती है, कमांड लाइन इंस्ट्रक्शन ग्रुप ऑटो एग्जीक्यूशन के लिए। जो बैच फाइल है डॉज में एग्जीक्यूट होती है कमांड लाइन में, ठीक है। .bin होती है बाइनरी फाइल, ये रो बाइनरी डेटा होता है जो अक्सर सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर इंस्टॉलेशन में यूज होता है। आपने .apk फाइल तो देखी होंगी, एंड्रॉइड पैकेज फाइल, ये एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल करने के लिए फाइल होती है। जब आपका कोई ऐप प्ले स्टोर पर नहीं मिल रहा होता है तो आप क्या करते हैं, गूगल वेबसाइट पे जाते हैं और वहां से किसी भी ऐप की आप APK फाइल ढूंढते हैं और उसे अपने डायरेक्ट मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेते हैं। .com MS-DOS कमांड फाइल का पुराना एग्जीक्यूटिबल फॉर्मेट है जो छोटे प्रोग्राम के लिए यूज किया था। .exe फाइल ये आज भी यूज होती है, ये एग्जीक्यूटिबल फाइल होती है, विंडोज में इस्तेमाल होने वाला सबसे कॉमन एग्जीक्यूटिबल फाइल फॉर्मेट है। एक सेटअप फाइल होती है ना, उसमें क्या होता है, उसे .exe के थ्रू हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तब हमारा वो फाइल हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। सॉफ्टवेयर में बेसिकली ये यूज की जाती है। देखिए कुछ इमेज के बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हैं हमारे पास फॉर्मेट, तो आपको पता होना चाहिए JPG की फुल फॉर्म क्या होती है ना। तो ये इसकी फुल फॉर्म है ज्वाइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप। PNG जो है बहुत हाईली हमारा क्वालिटी का इमेज होता है, ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट करता है, यानी कि इसके बैकग्राउंड में जो कलर होते हैं वो नहीं आते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है, ये जिस बैकग्राउंड पे लगाओगे वही बैकग्राउंड सपोर्ट करता है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक .png, है ना। JPG की क्या है, ज्वाइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप। अब ये .gif फाइल होती है, और गिफ का होता है हमारा ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। मैंने यहाँ पे इनके सबके फुल फॉर्म दिए हैं, इनका क्या यूज होता है। ये एनिमेटेड या मूविंग इमेज के लिए यूज होती है, जैसा आपने देखा होगा गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के मैसेज आते हैं। ये बिटमैप इमेज है, MS पेंट के अंदर जो भी हम ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है, हाई क्वालिटी की जो फाइल होती है वो इसके अंदर सेव हो जाती है BMP। एक ये SVG है, स्केल वेक्टर ग्राफिक्स बोलते हैं इसे। ये जितने भी आइकन होते हैं, जैसे यहाँ पे आए आप देख रहे हो इरेजर का आइकन, ये पेंसिल का आइकन, तो ये जितने भी एप्लीकेशंस के अंदर आइकन बनते हैं वो SVG फाइल में ही बनते हैं। ये लोगो वगैरह हम हाई क्वालिटी के लिए स्केल वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं ना। और HIEC ये जो इमेज फॉर्मेट है, ये एप्पल फोन के अंदर जो फोटो होते हैं उसमें यूज किया जाता है। रो फुटेज जो है, ये जब आप कैमरा लेकर आते हैं DSLR वगैरह, तो उसका जो बेसिक जब वो फोटो बनाता है तो वो रो मटेरियल या रो इमेज या रो, है ना, फॉर्मेट होता है उसका। देखिए स्टूडेंट्स, हमने विंडोज के बारे में लगभग बहुत सारी चीजें पढ़ी, विंडोज 10 के बारे में, विंडोज 11 के बारे में सारी चीजें पढ़ी। अब हम कुछ आर्किटेक्ट लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन, 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन आपके लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से भी आते हैं। तो देखिए यूजर जो 1 है, ये यहाँ पे यूजर 2 है, यूजर 3, यूजर 4, ये यहाँ पे अलग अलग यूजर हैं।
तो अलग अलग यूजर डायरेक्टली किससे इंटरेक्ट करेंगे, एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करेंगे, जो भी वो एप्लीकेशन चला रहे हैं। जैसे सपोज हम गूगल क्रोम चला रहे हैं, तो गूगल क्रोम आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। अब गूगल क्रोम क्या करेगी, ये शेल के साथ कमेंट करेगी, और शेल जो है हार्डवेयर से काम कराती है। अब शेल क्योंकि डायरेक्ट हार्डवेयर से काम नहीं करा सकती, शेल क्या करेगी, कर्नल के पास कमांड भेजिए, कर्नल हार्डवेयर से काम करा के देगा। ठीक है, तो जब कर्नल हमारा हार्डवेयर से काम करा के देगा, तो वो वापस से शेल को भेज देता है, और शेल वापस से यूजर को एप्लीकेशन के थ्रू उसे भेज देती है। तो यहाँ पे जो कर्नल है, ये मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना हार्डवेयर और यूजर के बीच में। ठीक है, शेल क्या है, शेल एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जिसपे आप कमांड डालते हो। जैसे सीएमडी हमारा कमांड प्रॉम्प्ट डॉज है ना, वैसे ही शेल जो होता है वो लाइनक्स के अंदर कमांड लिखने के लिए एक सॉफ्टवेयर ही होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कर्नल के बारे में, जानते हैं डिटेल में क्या क्या है। तो देखिए, कर्नल जो है हमारा लाइनक्स का, लाइनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये फ्री है, यानी कि ओपन सोर्स है ना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओएसएस लिखता हूं मैं इसे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जो मेन कोर कंपोनेंट होता है किसका, किसी भी सिस्टम का, हार्डवेयर कंपोनेंट्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए या हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए, यह है ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच एक मेन ब्रिज का काम करता है। कर्नल ही पूरे सिस्टम को क्या करेगा, जितने भी सिस्टम के रिसोर्सेज हैं आदि को मैनेज करने का काम इसी का होता है। अब ये रिसोर्सेज क्या है, जैसे कि मेमोरी कितनी है, हार्ड डिस्क है, रैम है, सीपीयू है ना, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, आईओ की फुल फॉर्म होती है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, क्या होती है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, आईओ का भी ये मैनेज करता है ना। सीपीयू की क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। अब मेमोरी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक रैम होती है, एक रोम होती है ना। अब रैम कैसी होती है, ये प्राइमरी होती है, टेम्परेरी। रोम कैसी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। तो इन सब का काम कौन कर रहा है, कर्नल कर रहा है। ठीक है, शेल क्या होता है, देखिए शेल के बारे में यहाँ पे लिखा गया कि जो शेल है, शेल एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो यूजर है ना, जो यूज करने वाला है उसे हम कहेंगे यूजर, और ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल के बीच में इंटरफेस का काम करता है। ये यूजर को ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज, रिसोर्सेज, उन सबको एक्सेस करने की सुविधा देता है। यूजर बस कमांड एंटर करता है, यानी कि कुछ भी टाइप करता है, शेल कर्नल के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से फंक्शन का यूज करके है ना, कोई भी टास्क को परफॉर्म कर देता। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो यूजर है वो टाइप किस में करेगा, जिस सॉफ्टवेयर में टाइप करेगा वो क्या होगा, हमारा शेल होगा। और शेल पे टाइप होने के बाद कमांड कहाँ जाएगी, हमारी कर्नल के पास जाएगी। अब कर्नल खुद तो काम कर नहीं सकता, ये किससे काम कराएगा, ये हमारे हार्डवेयर से काम कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पे शेल यूजर और कर्नल दोनों के बीच में इंटरफेस का काम कर रहा है, और कर्नल क्या कर रहा है, इस यूजर का काम इस डायरेक्ट हार्डवेयर से करा के दे रहा है। लाइनेक्स का जो फाइल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये अगर एक स्लैश लगा हुआ है, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, अब ये फॉरवर्ड स्लैश का ही क्या करता है, यूज करता है। ये सभी फाइल्स और फोल्डर को मेन रूट, ये मेन रूट फोल्डर होता है, रूट मतलब जड़, सारे फोल्डर इसी के अंदर आएंगे आपके, है ना। रूट डायरेक्टरी या मेन डायरेक्टरी भी कहते हैं इसे, हम होम डायरेक्टरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास BIN, तो ये क्या है, बाइनरी एग्जीक्यूटेबल कमांड्स हैं। ये लाइनेक्स प्रोग्राम होते हैं, जैसे LS CP MB। LS में क्या करेगा, सारी डायरेक्टरी की लिस्ट दिखा देगा, CP में कॉपी कर देगा, MB में मूव कर देगा। तो ये अलग अलग जितनी भी हमारी बाइनरी की एग्जीक्यूटेबल कमांड्स हैं, वो सब बिन के अंदर, बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बूट, तो इसमें वो इसेंशियल फाइल होती है जो सिस्टम को सक्सेसफुली बूट कराने में हमारी मदद करती है। जैसे कर्नल की फाइल है, बूट लोडर है। अब बूट लोडर सबसे पहले बायोस के अंदर लोड होता है ना, बायोस में कौन लोड होता है, पहले बूट लोडर आता है। अब बूट लोडर में जो सबसे पहला प्रोग्राम आएगा वो कौन सा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल आएगा इसके अंदर पहले, फिर शेल आएगा, फिर और चीजें आएंगी। ठीक है, एक इसके अंदर है होम, तो इसमें यूजर्स के पर्सनल फाइल्स होती हैं, डायरेक्टरी यूजर है। हर यूजर अपना अलग अलग फोल्डर होता है हर यूजर का, उसका अपना, जैसे कि मेरा होम के अंदर में नदीम है ना, और दूसरा कोई होगा राहुल है ना, तीसरा कोई और होगा है ना। तो उन सबके नाम से अलग अलग यहाँ पे क्या होंगे, फाइल स्ट्रक्चर बने हुए होंगे। डॉट डेप के नाम से यहाँ पे एक होता है, तो इसमें सभी डिवाइस की फाइलें होती हैं, जैसे टर्मिनल डिवाइस है, USB डिवाइस है, हार्ड डिस्क है, या कोई भी सिस्टम से कनेक्टेड जितनी भी हार्डवेयर होंगे, उन सभी की डिवाइसेस की लिस्ट जो होंगी या उनकी जो फाइलें होंगी वो डेप नाम के फोल्डर के अंदर होंगी। एक होता है लाइब्रेरी का फोल्डर, इसमें लाइब्रेरी होती है, जैसे बिन, एस बिन, बाइनरीज को रन करने के लिए जरूरी सी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी.so, ये सारी लाइब्रेरी की फाइलें इस लाइब्रेरी वाले फोल्डर के अंदर
मौजूद होती है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लाइनेक्स की कमांड्स हैं, जैसे ये सबसे पहला वाला है एल एस। अब एल एस कमांड क्या करता है, ये बेसिकली हमारा किसी भी डायरेक्टरी के अंदर मौजूद जो भी फाइल और फोल्डर है उनकी लिस्ट दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। PWD, तो ये क्या बता रहा है कि प्रेजेंट करंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी को दिखाता है और उसके एब्सोल्यूट पाथ को दिखाता है। पाथ क्या होता है, इस फाइल और फोल्डर का जो एड्रेस होगा ना, फोल्डर का जो एड्रेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, पाथ कहते हैं, रास्ता बताते हैं ना। CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी या करंट डायरेक्टरी, तो यहाँ पे ये करंट डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए यूज होता है, तो डायरेक्टरी को चेंज करना है तो CD। MB का मतलब है फाइल्स या डायरेक्टरी को एक जगह से दूसरी जगह पर हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं या रीनेम करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। एक एक ग्रैप, किसी भी फाइल में पैटर्न या स्ट्रिंग को सर्च करने के लिए। एक होता है सेड, हेड, टेल, शॉर्ट, इन सबको आप बहुत डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नोट्स आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दिए जाएंगे। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है CH मोड, इसको आप याद रखना। ये किसी भी डायरेक्टरी की रीड राइट और एग्जीक्यूट परमिशन को मॉडिफाई कर देता है। चेंज, मॉडिफाई, ये CH का मतलब होता है चेंज, और किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये इसकी जो भी एग्जीक्यूटेबल परमिशन है, रीड राइट की परमिशन है, उनको चेंज करता है। और एक है ये CH ऑन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, इसके ओनर और ग्रुप की ओनरशिप को चेंज कर देता है। मान लीजिए कोई फाइल और फोल्डर मैंने बनाया तो उसमें मेरा ओनरशिप का नाम आएगा, आपने उसे डाउनलोड करके इस वाली CH ओवन को कमांड को चला के उसकी ओनरशिप को आप चेंज कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछी जाती है किल, तो किल कमांड क्या करती है, कोई भी रनिंग प्रोसेस को टर्मिनेट कर देती है। जैसे हमारा MS वर्ड चल रहा है तो हम किल कमांड दबा के उस प्रोसेस को क्या कर देंगे, रोक देंगे। कॉपी चल रही है उसको रोक देंगे। एक यहाँ पे देखिए पिंग कमांड है। पिंग कमांड किसी भी सिस्टम में वेबसाइट की नेटवर्क कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए यूज होती है। ठीक है, एक है हिस्ट्री कमांड, टर्मिनल में जो भी कमांड्स रन हुई हैं उनकी ये लिस्ट दिखाता है। तो जो इंपॉर्टेंट है आप उन्हीं पे ध्यान दीजिए। ठीक है, बाकी बहुत सारी हैं इसके अलावा भी जो आपके एग्जाम में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने उनको इसमें नहीं लिखा है। ठीक है, तो गाइस आज हमारा ये चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और इसकी आप शुरू से पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक ये हमने बनाया है। पार्ट 1 से लेके 7 पार्ट है इस चैप्टर के। तो आपने अगर शुरू से नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 से स्टार्टिंग से देखें, और आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। हमने आपके लिए बहुत मेहनत की है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेक्चर ऑन इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लिब्रा ऑफिस और उसको डिटेल में समझेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको CCC और O लेवल की हर नई क्लास की अपडेट या नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नदीम सर। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।